हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज एंड आई वेलकम यू ऑल टू अर्जुना एकेडमी। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ रोटेशनल मोशन का लेक्चर नंबर 3। और इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग बात करेंगे कुछ और शेप्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड के बारे में। ठीक है, इसके अलावा हम लोग यहाँ पर अगेन पढ़ने वाले हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और उस पर बेस्ड हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो हमें आज पढ़ना है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर एक डिस्क ड्रॉ की हुई है, और जो ये डिस्क होती है ये हम लोगों के पास में एक टाइप का 2 डायमेंशनल शेप है। ठीक है, इससे पहले जो आपने रिंग और रॉड पढ़ी थी वो आपका 1 डायमेंशनल शेप था। इस डिस्क का अगर हम लोग मास देखें तो m है, और इसका अगर रेडियस की बात करें तो वो r है। ठीक है, इसके अलावा ये जो एक्सिस है ये प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब आप बोल सकते हैं कि जो आपके पास में इस बार जो एक्सिस पास हो रही है ये इसके थ्रू पास हो रही है, इसके अंदर से पास हो रही है, और प्लेन के ऊपर कैसी है, परपेंडिकुलर है। चाहो तो आप बोल सकते हो कि ये अलोंग द z एक्सिस है। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर एक और चीज़ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, एक छोटा सा रिंग कट किया हुआ है। ठीक है, जब भी हम लोग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि जो हम लोग की डिस्क है वो बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक रिंग से मिलके बनी हुई है। जैसे आपके पास में इस तरीके से मैं यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक रिंग्स ड्रॉ करते जा रहा हूँ। इस तरीके से बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स को जब हम लोग मिलाते हैं तब जाके हम लोग के पास में क्या बनती है, एक डिस्क बनती है। और इसलिए मैंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पर एक छोटा सा रिंग कट किया हुआ है इस डिस्क में से। ठीक है, कंप्लीट जो डिस्क है उसका रेडियस तो हम लोग के पास में कैपिटल आर है, बट जो हमने छोटा सा यहाँ पर रिंग कट किया हुआ है इस रिंग का जो रेडियस है कितना है, स्मॉल आर। इसके अलावा अगर ये 2D है तो इसके पास लेंथ के साथ साथ इसका कुछ ना कुछ थिकनेस भी होना चाहिए। वो थिकनेस यहाँ पर कितना है, dr के बराबर। इसके अलावा कंप्लीट डिस्क का जो मास था वो कैपिटल M था, तो इस छोटे से रिंग का जो मास वो कितना आ गया, dm आ गया। ठीक है, अब आगे में हम लोग क्या करेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो इस छोटे से रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी छोटा सा आएगा विच विल बी डी आई। इसके अलावा इसका जो मास है वो है dm, और सेंटर से या जो एक्सिस है इससे जो डिस्टेंस है वो कितना है, r। तो हम लोग जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या बन जाता है, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास आ गया dm, डिस्टेंस आ गया r, तो dm इनटू r स्क्वायर के बराबर। ठीक है, बट मैं यहाँ पर पूरे डिस्क ले चाहता हूँ, इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाले इक्वेशन को दोनों साइड करना पड़ेगा इंटीग्रेट। इसके अलावा डी आई का जो इंटीग्रेशन है वो तो बन जाएगा आई, बट एक इशू ये भी आता है कि हम लोग जो है आर का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी एम नहीं कर सकते। अब अगर आर का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी एम पॉसिबल नहीं है तो मुझे यहाँ पर डी एम को रिप्लेस करना पड़ेगा, और डी एम को रिप्लेस करने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर मास डेंसिटी। ठीक है, वही मास डेंसिटी जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। 3 तरीके की मास डेंसिटी हमने पढ़ी थी, एक लीनियर मास डेंसिटी, एक आपके पास में आई थी सरफेस मास डेंसिटी, और एक आई थी वॉल्यूम मास डेंसिटी। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ये जो डिस्क है वो एक टाइप का 2 डायमेंशनल शेप है, इसलिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे कौन सी डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, जिसको डिनोट हम लोग करते हैं सिग्मा से। ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू मास अपॉन एरिया। अब एरिया की अगर बात करें तो कंप्लीट डिस्क का मास m है, और कंप्लीट एरिया की बात करें तो कितना बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर। जबकि छोटे से रिंग की अगर बात करते हैं तो इसका मास बन जाएगा dm, बट हाँ इसका एरिया जो है वो हल्का सा अलग होगा। अब एरिया क्या होगा वो एक बार ध्यान से देखिए। हम लोग क्या करेंगे, इस रिंग को, ये जो हम लोग की रिंग है इसको मैं यहाँ से कट करके अलग लाया। ठीक है, अब अलग लाने के बाद जो है इस रिंग को मैं क्या कर रहा हूँ, बीच से कट कर रहा हूँ। ठीक है, रिंग जो था कुछ इस तरीके से था, अब इस रिंग को मैं क्या कर रहा हूँ, रिंग को मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ। कट जब मैं करूँगा तो कुछ इस टाइप से शेप मिलेगा, और इसको फिर मैं क्या करने वाला हूँ, स्ट्रेट करने वाला हूँ। ठीक है, कट भी करना है, साथ में क्या करना है,
स्ट्रेट भी करना है तो देखिए अब मैंने कट तो कर दिया, अब कट करने के बाद मैं इसको स्ट्रेट करूँगा। ठीक है, जैसे आपके पास मान लीजिए कि एक कड़ा है, उसको आपने बीच से काट दिया और उसको फिर आपने इस तरीके से क्या किया, स्ट्रेट किया। अब इस रिंग का जो कंप्लीट लेंथ बन जाएगा वो तो सरकमफेरेंस के बराबर बनेगा, और सरकमफेरेंस कितना बनता है, 2 पाई इंटू रेडियस कितना है, स्मॉल आर के बराबर। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये इस बार 2 डायमेंशनल होने की वजह से थोड़ी बहुत थिक भी होगी, और जो थिकनेस है वो थिकनेस कितना गिवन आपके पास में, थिकनेस गिवन है डी आर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है थिकनेस डी आर बता देंगे। अब अगर एरिया निकालना है, ठीक है, तो ये एक टाइप से आपके पास में क्या बन गया, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, और रेक्टेंगल का एरिया क्या बनता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितना है 2 पाई आर और ब्रेड कितना है डी आर। ठीक है, तो ये वाला एरिया हम लोग क्या करने वाले हैं, इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, कितना बन गया 2 पाई आर इंटू डी आर। तो यहाँ पर आपने डी एम अपॉन में जो एरिया आएगा वो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया आएगा 2 पाई आर, साथ में मल्टीप्लाई में आपके पास कितना आने वाला है डी आर। अब एक काम करते हैं, इस पाई से हमने इस पाई को क्या कर दिया, कैंसिल। ठीक है, मुझे जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू किसका चाहिए, मुझे तो वैल्यू डी एम का चाहिए। अब इक्वेशन आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगी, एम अपॉन में आपके पास में क्या आ रहा है, आर स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास कितना आ गया डी एम, जबकि अपॉन में कितना आने वाला है 2 आर इंटू में डी आर। ठीक है, अब अगर आप वैल्यू ऑफ डी एम चाहते हैं तो वैल्यू ऑफ डी एम कितना बन जाएगा, एम आएगा, अपॉन वाली टर्म जो है आपके पास में ट्वाइस आर डी आर ऊपर पहुंच जाएगा, और साथ में आपके पास में अपॉन में कौन सी टर्म बचने वाली है, अपॉन में बचने वाली है आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास डी एम का वैल्यू, जिसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अगेन अगर आप लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट आपके पास सेंटर पर तो वैल्यू 0 बन गई, और एकदम एंड तक आएंगे आप, जैसे कि सेंटर पर डिस्टेंस आपके पास 0, यहाँ पर स्मॉल आर, और एंड तक आने पर कितना बन गया, कैपिटल आर। ठीक है, तो लिमिट आपके पास कहाँ से कहाँ बननी चाहिए, लिमिट हम लोग के पास बननी चाहिए कहाँ से कहाँ, ये बननी चाहिए 0 से लेके कैपिटल आर तक। ठीक है, नाउ लिमिट आ गया 0 से कैपिटल आर, स्मॉल आर स्क्वायर जैसा का वैसा, डी एम के जगह पर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एम इंटू ट्वाइस आर, फिर आ जाएगा डी आर, और होल डिवाइडेड बाय कितना आ गया, आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म से उसको बाहर निकालते हैं, तो ये आई जैसा का वैसा हो गया, आपके पास एम कांस्टेंट है बाहर आ गया, 2 भी कांस्टेंट है आपके पास बाहर आ गया, इसके अलावा अपॉन का जो कैपिटल आर स्क्वायर है ये भी आपका बाहर आ गया। अब इंटीग्रेशन जो है जिसका लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से आर, इसके अंदर में आपके पास टर्म कौन कौन सी बच रही है, आपके पास बच रहा है स्मॉल आर का स्क्वायर, और आपके पास बच रहा है स्मॉल आर, और आपके पास साथ में क्या बच रहा है डी आर। ठीक है, तो ये आर स्क्वायर इंटू आर कितना बन जाएगा, आर क्यूब के बराबर। ठीक है, तो फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास कितना बचना चाहिए, आर क्यूब इंटू डी आर। अब जो है डी आर के रिस्पेक्ट में आर क्यूब का इंटीग्रेशन पॉसिबल है, तो आई इज इक्वल्स टू कितना आ गया, ट्वाइस एम अपॉन में आर स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं जब भी हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो पावर 1 से बढ़ता है, तो आर क्यूब जो है उसका पावर 1 से बढ़ के कितना बन गया, आर का पावर 4, और अपॉन में आपके पास वापस कितना आने वाला है, 4 आने वाला है। ठीक है, इसके अलावा लिमिट कहाँ से कहाँ बन जाएगी, आपके पास लिमिट बन जाएगी 0 से लेके कैपिटल आर। अब एक बार हम लोग पुट करेंगे अपर लिमिट, और एक बार हम लोग पुट करेंगे लोअर लिमिट, बाहर का जो कांस्टेंट टर्म है वो बन गया जैसे का वैसा। अपर लिमिट जैसे ही आप लगाएंगे कितना बन जाएगा, ये आर का पावर कैपिटल 4 अपॉन में आपके पास सॉरी आर का पावर कैपिटल आर का पावर 4 अपॉन में आपके पास कितना आ गया 4। लोअर लिमिट अगर आप लगाते भी है तो वो कितनी बनने वाली है, 0 बनने वाली है। ठीक है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब हम लोग जानते हैं कि जो 2 है इससे 4 कट जाएगा आपका 2 टाइम्स। इसके अलावा एक और चीज़ हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आर स्क्वायर से आर का पावर 4 भी 2 टाइम्स में कट जाएगा। तो फाइनली आपके पास बचने वाला है आई का वैल्यू कितना बचने वाला है, एम बचेगा, अपॉन में आपके पास 2 बचेगा, और साथ में कितना बचेगा
आर स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या बन गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका, डिस्क का, वो भी कब, जब एक्सिस आपका प्लेन के ऊपर कैसी हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क के बाद हम लोग यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़ेंगे जो कि हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये आपके पास हो गई ये रिंग, बट मैं यहाँ कंप्लीट रिंग ना लेते हुए एक हाफ रिंग लूँगा। जैसे ये हम लोग के पास में बन गया हाफ रिंग। ठीक है, अभी भी आपके पास ये जो है आपके पास आ गई हाफ रिंग, ये बन जाएगा इसका एक्सिस इस तरीके से, इसके अलावा ये बन जाएगा इसका सेंटर। ठीक है, अगेन इसका कंप्लीट हाफ रिंग का मास जो है वो m है, इसका रेडियस कितना है r। वापस एक और चीज़ कि आपके पास जो एक्सिस है वो इस तरीके से सेंटर से पास हो रही है। ठीक है, हमने कंसिडर यहाँ पर क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पर कंसीडर किया हुआ है हाफ रिंग। इस हाफ रिंग का मास कितना है, कैपिटल M। इस हाफ रिंग का रेडियस कितना है, कैपिटल R। अगेन एक्सिस कैसा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, एक्सिस है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब आप कह सकते हैं कि एक्सिस जो है वो z एक्सिस के अलोंग पास हो रहा है। ठीक है, नाउ अब हम लोग जानते हैं कि रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ रिंग हमने क्या यूज़ किया हुआ है, हमने यूज़ किया हुआ है हाफ रिंग। अब इस हाफ रिंग का मास कितना है, m। इस हाफ रिंग का रेडियस कितना है, r। तो इसका भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनना चाहिए वो कितना बनना चाहिए, mr स्क्वायर बनना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर ऑब्वियसली आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होंगी कि अगर हम लोगों ने यहाँ पर हाफ रिंग कंसिडर किया हुआ है तो मास भी आधा होना चाहिए, बट लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में आपके पास मास कंप्लीट हाफ रिंग का m दिया हुआ है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास कितना आ गया, mr स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ऑन द सेम अप्रोच हम लोग जो है एक और कॉन्सेप्ट लेते। इस वाले कॉन्सेप्ट में मैं क्या कर रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ हाफ रिंग मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पर एक कंसीडर कर लिया है सर्कुलर आर्क। ठीक है, तो ये हम लोग के पास सर्कुलर आर्क हो गई इस तरीके से। इसको हम लोग थोड़ा और प्रॉपरली बना लेते, इस तरीके से सर्कुलर आर्क बन गई। उसके अलावा यहाँ पर सेंटर पर जो एंगल ये फॉर्म कर रही है वो एंगल है थीटा। वापस एक और चीज़ कि इस सर्कुलर आर्क का मास m है और रेडियस r है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ हाफ रिंग हमने इस बार क्या कंसिडर किया हुआ है, हमने इस बार कंसीडर किया हुआ है सर्कुलर आर्क। ठीक है, इस सर्कुलर आर्क का मास कितना है, कैपिटल M, और इस सर्कुलर आर्क का रेडियस कितना है, कैपिटल R। ठीक है, अगर अब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो वापस मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं जानता हूं। हाँ, एक और चीज़ जो यहाँ पर रह गई वो ये कि एक्सिस जो है वापस आपका इस तरीके से परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। ठीक है, अगेन ये कैसी है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, सेंटर से आपका पास हो रही है, मतलब z एक्सिस के थ्रू ही आपका ये अगेन पास हो रही है। ठीक है, तो वापस हम लोग जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास। उसके बाद एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन येलो कलर से जो हमने ड्रॉ की है, इसका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है r। तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बनना चाहिए, mr स्क्वायर बनना चाहिए। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके पास रिंग आधी हो गई तो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आधा हो जाएगा। कंप्लीटली ये डिपेंड करता है कि आपके पास मास कितना दिया हुआ है। सिमिलरली अब हमने यहाँ पर क्या कंसिडर किया, हमने यहाँ कंसिडर किया है एक हाफ डिस्क। ठीक है, एक कंप्लीट डिस्क का हम लोग जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब परपेंडिकुलर टू प्लेन आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो उस टाइम पर mr स्क्वायर बाय 2 होता है। अगेन यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से लिखेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इस डिस्क का मास कितना है m, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है r, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बनना चाहिए, mr स्क्वायर बाय 2। ठीक है, कंप्लीट डिस्क का भी mr स्क्वायर बाय 2 बनता है।
ठीक है। और यहाँ पर हाफ डिस्क का भी कितना आया, mr²/2 आया। रीज़न ये है कि यहाँ पर मास आपका आधा नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास मास यहाँ पर आधा हो जाता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास m/4 बन जाता, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग के पास में है पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। सो एक एक करके हम लोग यहाँ पर समझते हैं क्या डिफरेंस है बिटवीन द पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड बिटवीन द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है ये वैलिड है हर एक टाइप की बॉडी के लिए, फिर वो आपके पास वन डायमेंशनल हो जैसे कि रिंग हो गया, जैसे कि रॉड हो गया, या फिर वो टू डायमेंशनल हो जैसे कि आपके पास में एक आ गया डिस्क, एक आ गया स्क्वायर प्लेट, या फिर वो थ्री डायमेंशनल हो जैसे कि आपके पास स्फीयर आ गया, आपके पास हेमिस्फीयर आ गया, इन सब के लिए, ठीक है। सेकंड चीज़, यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास मान लीजिए ऐसी एक बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ पर दो एक्सिस हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। और ये दोनों ही एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल होनी चाहिए, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि ये जो दोनों एक्सिस है इसमें से एक एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास होनी ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा फिलहाल यहाँ पर जो दोनों ही एक्सिस है आपका सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर है या प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। इसके अलावा दोनों एक्सिस जो है इसके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होता है, ठीक है। पहला पॉइंट हमने क्या कहा कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर हमें लगानी है तो ये किसी भी टाइप के बॉडी पर हम लोग लगा सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमने क्या कहा कि दो एक्सिस आपकी इस तरीके से बॉडी के थ्रू होकर जानी चाहिए, ठीक है। और ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को कैसे होने चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तीसरी चीज आपको एक और याद रखनी है वो ये कि एक एक्सिस आपका सेंटर ऑफ मास से होकर जानी ही चाहिए, और जो दूसरी एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी और पॉइंट से होकर जाएगी। फिलहाल हमने उस पॉइंट को ओ से कंसीडर किया हुआ है। सो अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा IO इज इक्वल्स टू ICOM प्लस m इंटू डी स्क्वायर। IO का मतलब आपके पास में है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द O इज इक्वल्स टू ICOM का मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, प्लस m मतलब इस कंप्लीट बॉडी का मास हो गया, और d आपके पास दोनों एक्सिस के बीच का क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास याद रखना है कि एक एक्सिस आपका सेंटर ऑफ मास से पास होकर जाना ही चाहिए, ठीक है। सो हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं मिलेगा, उसके अलावा जो दूसरी आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, फिलहाल यहाँ हमने उसको O नाम दिया था, उसके अबाउट मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो IO इज इक्वल्स टू ICOM प्लस m इंटू डी स्क्वायर, और d यहाँ पर क्या है, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद इसे हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों ही एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होती है वो एक दूसरे को पैरेलल होती है, ठीक है। नाउ सेकंड जो आपके पास में है वो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है ये जनरली आपका वैलिड होता है प्लेनर ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर कंसिडर किया हुआ है एक स्क्वायर प्लेट। स्क्वायर प्लेट में क्या हो रहा है कि आपके पास तीन एक्सिस ऑफ रोटेशन आ रही है, एक तो अलोंग द एक्स एक्सिस, एक अलोंग द वाई एक्सिस, और एक आपके पास जेड एक्सिस है, ठीक है। तो जेड एक्सिस कैसा है कि इस प्लेन के ऊपर आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है। जबकि अगर हम लोग आई एक्स की बात करें तो इसके सरफेस को पैरेलल है, अगर हम लोग आई वाई की बात करें तो ये भी आपका सरफेस को पैरेलल है। बट अगर आप आई जेड की बात करते हैं तो आई जेड जो है वो कंप्लीटली आपका सरफेस के ऊपर कैसा है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ ये कि आप इसको इमेजिन कर सकते, मान लीजिए कि आपके पास ये एक टेबल रखा हुआ है, इस टेबल के ऊपर अगर आपने एक रॉड को रखा हुआ है तो ये आई एक्स के अलग हो गया, रॉड कैसा है, टेबल को पैरेलल। वापस आपने यहाँ पर रॉड रखा हुआ है, बट ये रॉड कैसा है कि आपका एग्जैक्टली जो है
आई एक्स के पैरेलल तो नहीं है, बट हाँ सरफेस के अलोंग ये पैरेलल ही है, सरफेस के ऊपर ही आपका रखा हुआ है, ठीक है। बट अगर आप इस तीसरे वाले की बात करते हैं, जो तीसरी रॉड है वो आपका एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है इस टेबल के ऊपर में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास में चीज़ जो आपको याद रखनी वो ये कि दो एक्सिसेस जो है वो प्लेन को पैरेलल होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर आई एक्स पैरेलल टू द प्लेन है, यहाँ पर आई वाई अगेन पैरेलल टू द प्लेन है, बट आई जेड जो है वो आपका प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। और जब आप लगाते हैं पर बेसिकली परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तो क्या बनेगा, आई जेड मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द जेड एक्सिस, और ये एक्सिस आपका परपेंडिकुलर होना चाहिए प्लेन को, इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई, जिसमें से आई एक्स और आई वाई जो है वो सरफेस को कैसा होगा, पैरेलल, और आई जेड कैसा होगा, सरफेस पर परपेंडिकुलर। तो जो भी आपके पास सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर है इज इक्वल्स टू आपके पास जो भी सरफेस को पैरेलल है। तो फिलहाल आई जेड परपेंडिकुलर इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। तो आई जेड आपके पास जो है सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर है, जबकि आई एक्स प्लस आई वाई सरफेस को कैसा है, पैरेलल है। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि दोनों एक्सिसेस जो है वो आपका प्लेन में लाई करना चाहिए, जबकि एक एक्सिस जो है वो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपने इस टेबल के ऊपर में अगर एक कील को ठोका है तो वो आई जेड हो जाएगा प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर, बट अगर आपने उस कील को इस सरफेस के ऊपर रख दिया तो वो आपका आई एक्स या फिर आई वाई के बराबर, ठीक है। तो आई होप कि पैरेलल और परपेंडिकुलर आपको क्लियर हो गया हो। तो अगर आपने इस टेबल के ऊपर एक कील को रखा हुआ है तो वो पैरेलल रहेगा, ठीक है, पैरेलल टू द प्लेन, जबकि आपने इस टेबल के ऊपर एक कील को ठोक दिया है तो वो आपका परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो भी आपके पास एक्सिस है इक्वल्स टू सम ऑफ एक्सिस पैरेलल टू द प्लेन। ये है आपके पास में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और यहाँ पर आपके पास में एक एक्सिस परपेंडिकुलर होनी ही चाहिए, ठीक है, और दो एक्सिस आपके पास पैरेलल होनी चाहिए, इसलिए हम लोग इसे नाम देते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब हम लोग इस पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को अप्लाई करेंगे कुछ क्वेश्चंस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास में है कि हमें निकालनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रॉड की अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, ठीक है। एग्जैक्टली सेंटर मतलब ऑब्वियसली जो आपके पास एक्सिस है वो कहाँ से पास होना चाहिए, आपका सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए। इसका मतलब मुझे इस वाले एक्सिस के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बट मुझे इससे पहले अभी तक हम जितना भी पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हमें जो पता है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता जब एक्सिस आपका कहाँ से पास हो, जब एक्सिस आपका किसी भी एक एंड से पास हो, और उस टाइम पर आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास में आया था ml²/3, ठीक है। सो अगर मैं नाम दे दूं कि ये जो एक्सिस जो कि एंड से पास हो रही है ये O है, जबकि ये आपके पास सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, इसके अलावा ये सरफेस पर परपेंडिकुलर भी है, कंप्लीट लेंथ आपके पास कितना है, L के बराबर। इसके अलावा अगर आपका एक्सिस एग्जैक्टली सेंटर से पास हो रहा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, ये डिस्टेंस तो हम लोग के पास में L/2 होना चाहिए, क्योंकि अगर कंप्लीट लेंथ आपके पास L है तो उसका आधा लेंथ कितना हो गया, L/2। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस जो कहाँ से पास हो, सेंटर ऑफ मास से, बट हमें जो पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो किस एक्सिस के अबाउट पता है, जब एक्सिस आपका कहाँ से पास हो, किसी भी एक एंड से पास हो। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर हम लोग जो थ्योरम यूज़ कर सकते हैं वो कौन सी है, वो है आपके पास में पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि यहाँ पर हमने कहा था कि 1D ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है, हाँ ये 1D ऑब्जेक्ट के लिए आपका वैलिड है। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक एक्सिस आपका सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए, और यहाँ पर एक एक्सिस आपका सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, मतलब सेकंड कंडीशन भी वैलिड हो गई। तीसरी कंडीशन ये थी कि दोनों एक्सिस एक दूसरे को कैसी होनी चाहिए, पैरेलल। तो यहाँ पर दोनों एक्सिस एक दूसरे को कैसी है, पैरेलल, मतलब यहाँ पर सारी की सारी कंडीशंस अगर आपका फुलफिल हो रही है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कौन सी थ्योरम, हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोग जानते हैं क्या बनता है, आई ओ इज इक्वल्स टू आई सी ओ एम प्लस मास
साथ में आपके पास आता है डी स्क्वायर और डी यहाँ बनता है दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। बट मुझे तो यहाँ आई सी ओ एम का वैल्यू चाहिए, तो आई सी ओ एम इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, आई नॉट माइनस एम डी स्क्वायर। ठीक है, आई नॉट हमें पता है कि जब हम लोग के पास एंड से एक्सिस पास हो तो उस टाइम पर बन जाता है एम एल स्क्वायर अपॉन 3। मास m है, जबकि अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें दोनों एक्सिस के बीच का, वो कितना है l/2, और इसका स्क्वायर कितना बन जाएगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा l²/4। अब हम लोग जानते हैं 3 और 4 का जो एलसीएम है वो बनता है 12। चाहो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी अगर आप करोगे तो भी आपके पास आंसर वही आएगा कि 4ml² माइनस 3ml² कितना बन जाएगा आपके पास में ml² अपॉन में 4 इंटू 3 कितना बन गया 12। ठीक है, तो जब सेंटर से पास हो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, उस केस में रॉड के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो कितना आ जाता है, वो आता है ml²/12। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि एक एक्सिस आपका सेंटर ऑफ मास से होकर जानी ही चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया हुआ है, इस क्वेश्चन में मैंने अगेन क्या किया कि वापस हम लोग के पास में एक रॉड गिवन है, इस रॉड का जो मास है वो है m, इस रॉड का जो लेंथ है वो है l। ठीक है, सो यहाँ पर अगेन अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए। ठीक है, ए से जो एक्सिस पास हो रही है हमें उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब अगर हम लोग फर्स्ट लुक में इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें समझ में आएगा कि ये आपके पास एक रॉड है मतलब आपके पास ये एक 1D फिगर है। दूसरी चीज़ यहाँ दो एक्सिस दिख रही है। ठीक है, और दोनों एक्सिस जो है एक दूसरे को पैरेलल है। इसके अलावा दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी हम लोग के पास गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर लॉजिकली तो ये हम लोग लिख सकते हैं ना कि I नॉट इज इक्वल्स टू आई ए प्लस एम इंटू डी का स्क्वायर। ठीक है, हम लोग को आई ए के अबाउट निकालना है, तो आई ए कितना बन जाएगा, आई नॉट प्लस एम डी स्क्वायर। ठीक है, आई नॉट का वैल्यू हम लोग जानते कितना बनता है ml²/3। ठीक है, सॉरी यहाँ पर एक और चीज़ जो चेंज होगी वो ये कि आप जब आई ए निकालेंगे तो ये बन जाएगा आई नॉट माइनस एम डी का स्क्वायर। ठीक है, अब आई नॉट का वैल्यू जब एंड से पास हो एक्सिस तो ml²/3 बनता है। मास रॉड का m है, लेंथ की बात करें तो आपके पास कितना आ जाएगा l/4 और उसका स्क्वायर कितना बन जाएगा l²/16। अब इसको अगर आप सॉल्व करते तो आपको आंसर मिल जाएगा, बट आपको जो आंसर मिलेगा वो आंसर रहेगा रॉन्ग। रीज़न ये है कि हम लोग के पास यहाँ पर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। कौन कौन सी, कि आपके पास ये एक 1D फिगर है। ठीक है, दूसरा दोनों एक्सिस आपका कैसा है, पैरेलल है। बट तीसरी कंडीशन यहाँ पर जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। वो कंडीशन ये थी कि आपका एक एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक्सिस आपका सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रही है, इसलिए हम लोग के पास में ये वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीटली आपके पास बन जाएगा रॉन्ग। ठीक है, इसको हम लोग जो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम से सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए आपका एक एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास होना ही चाहिए। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग के पास बेसिकली ये एप्लीकेशन है। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास में क्या कहा गया कि इन द रेक्टेंगुलर लैमिना शोन इन द फिगर ए बी का जो वैल्यू है वो बी सी का हाफ है। ठीक है, ये जो कंप्लीट ए बी है इस कंप्लीट बी सी का आधा है। द मोमेंट ऑफ the moment of inertia of the lamina is minimum along the axis passing through। ठीक है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस लैमिना का मतलब इस रेक्टेंगुलर प्लेट का कौन से एक्सिस के अबाउट मिनिमम मतलब कम होगा आपको वो बताना है। सो एक्सिस आपका एक है ए बी, सो ये ए बी के थ्रू पास होने वाली एक्सिस। दूसरा आपके पास में है बी सी, सो बी सी के थ्रू पास होने वाली एक्सिस। थर्ड आपके पास में है ई जी, तो ई जी वाला एक्सिस आपके पास ये हो गया। और लास्ट आपके पास में है एफ एच, तो एफ एच वाला एक्सिस आपके पास ये हो गया। ठीक है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते और चेक करते कौन से एक्सिस के अबाउट मिनिमम है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी।
ठीक है। सो रेक्टेंगुलर प्लेट का मास मान लेते हैं हम लोग m, और ये आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन ए बी से अगर आप लेंथ चेक करते हैं तो कंप्लीट हम लोग के पास लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक कितना नज़र आ रहा है, बी सी के इक्वल नज़र आ रहा है। ठीक है। सो मास इनटू एक काम कर लेते हैं, इस बी सी लेंथ को हम लोग एल के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, ये जो बी सी है वो एल के बराबर है नाउ। सो अब अगर ध्यान से देखते हैं तो मास इनटू ये डिस्टेंस आपके पास बी सी के बराबर, बी सी का वैल्यू कितना है, एल के बराबर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बन गया, एम एल स्क्वायर। ठीक है, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है बी सी के अबाउट। ठीक है, तो बी सी के अबाउट अगर देखें तो आप अगेन देखेंगे मास तो एम है, ये आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन डॉटेड वाली, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, हमेशा आपको एक्सिस से जो है एंड तक का डिस्टेंस देखना है। तो ये जो आपके पास लेंथ है वो कितना आ रहा है, ए बी के बराबर। ठीक है, सो मास इनटू लेंथ कितना आ रहा है आपके पास, ए बी के बराबर, और ए बी आपके पास कितना गिवन है, ए बी गिवन है बी सी बाय 2 के बराबर, और हमने जस्ट बी सी को कितना मान के चला हुआ है, इसको मान के चला हुआ है एल के बराबर। सो ए बी का लेंथ कितना हो गया, एल बाई 2। ठीक है, सो ए बी का लेंथ कितना हो गया, एल बाई 2, और उसका स्क्वायर कितना बन जाएगा, एल स्क्वायर बाई 4। ठीक है, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ई जी के अबाउट, तो आपके पास ई जी ये रहा एक्सिस। ठीक है, यहाँ से फिर आप इस साइड का लेंथ देखिए या इस साइड का लेंथ देखिए, ये आपके पास जो लेंथ मिलेगा ये कंप्लीट बी सी का कितना मिल जाएगा, आधा, और बी सी का लेंथ अगर एल के बराबर है तो एल यहाँ से लेके यहाँ बी सी का हाफ मतलब एल का हाफ कितना बन गया, एल बाई 2। ठीक है, तो मास एम डिस्टेंस एल बाई 2, उसका स्क्वायर कितना बन गया, एल स्क्वायर बाई 4। और लास्ट आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको चेक करना है एफ एच के अबाउट, तो ये आ गया एफ एच के अबाउट। मास तो आपके पास एम है, एफ एच वाले एक्सेस आपके पास ये हो गया। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ डिस्टेंस चेक कीजिए या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक चेक कीजिए, ये डिस्टेंस आपको कितना मिल जाएगा, ये डिस्टेंस है ए बी का आधा, और ए बी का लेंथ कितना है आपके पास, बी सी बाय 2, तो इस ए बी का आधा भी कितना हो जाएगा, इस बी सी बाय 2 का और आधा मतलब बी सी बाय 4, और बी सी बाय 4 मतलब आपके पास कितना बन जाएगा, एल बाई 4, तो इसका स्क्वायर कितना बन गया, एल स्क्वायर बाय 16। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लेंथ आपको लिख दे रहा, हमने बी सी का लेंथ एल माना था, इसके बाद जो ए बी है इसका लेंथ हम लोग के पास कितना गिवन है, ए बी का लेंथ हम लोग के पास गिवन है बी सी का आधा। ठीक है, ये है ए बी विच इज इक्वल्स टू बी सी बाय 2, बी सी बाय 2 का मतलब एल बाय 2, और इस ए बी का अगर आप फिर भी आधा करना चाहेंगे, ठीक है, तो चाहो फिर ए एफ लो या एफ बी लो, इस एल बाय 2 का और आधा कितना बन जाएगा, एल बाई 4। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि ये लेंथ जो है कितना हो गया, एल बाई 4, और सिमिलरली आपके पास ये लेंथ जो है ये आपके पास कितना बन जाएगा, एल बाई 2। ठीक है, तो हमने क्या किया, अलग अलग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेक किया। आपको पूछ रहा था कि मिनिमम कौन से एक्सिस के अबाउट है, तो यहाँ पर एम एल स्क्वायर है, यहाँ एम एल स्क्वायर बाई 4 है, यहाँ पर एम एल स्क्वायर बाई 4 है, और यहाँ पर एम एल स्क्वायर बाई 16 है, मतलब जितना बड़ा डिनोमिनेटर उतनी कम वैल्यू। सो एफ एच के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास हर इसमें फॉर्मूला सेम है, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। आपको बस एक ही चीज़ यहाँ पर जो थोड़ा कंफ्यूज करेगी वो ये कि हम लोग लेंथ को कैसे फाइंड करें। ठीक है, जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी अगेन आपको क्या करना है, इसमें हमें फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है और मैक्सिमम कौन से एक्सिस के अबाउट होगा आपको वो बताना है। एक और चीज़ यहाँ पर मेंशन है कि एक्सिस आपका डिस्क के ऊपर परपेंडिकुलर है और आपका पास हो रही है ए बी सी और डी। ठीक है, एक बार ए से पास होगा
दूसरे बार बी से पास होगा, तीसरे बार सी से और चौथी बार डी से। तो कौन से पॉइंट के अबाउट आपको मैक्सिमम मिलेगा वो आपको बताना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर हम लोग ए के अबाउट एक्सिस को पास करवाते, ठीक है, इस ए पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर, यहाँ से अगर मैं एक्सिस को पास करवाऊंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बन जाएगा, मास तो m रहेगा, डिस्टेंस आपके पास यहाँ से लेके यहाँ जो कि रेडियस के बराबर है, तो अगर आप यहाँ से यहाँ ले या यहाँ पर यहाँ ले, आपके पास ये डिस्टेंस जो है वो r ही बनने वाला है। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास कितना बन जाएगा, mr² 2, ठीक है। इसके बाद अगर आप C से पास करवाते हैं एक्सिस, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास जो है r से बढ़ा तो रहेगा बट ट्वाइस r के बराबर नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद D से आप पास करवाएंगे तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस अगेन आपका r से ज़्यादा है बट 2r के बराबर नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप B से पास करवाएंगे एक्सिस तो आपका कंप्लीट डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ कितना बन जाएगा, 2r के बराबर। इसीलिए आपको मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मिलना चाहिए वो कौन से पॉइंट के अबाउट मिलना चाहिए, बी पॉइंट के अबाउट। मास तो आपके पास m आ जाएगा, डिस्टेंस आपके पास 2 टाइम्स ऑफ रेडियस इसका स्क्वायर, और अपॉन में आपके पास कितना आ जाएगा 2। तो ये बन जाएगा आपके पास 4mr² अपॉन में 2। इसका मतलब ये कितना बनना चाहिए, 2mr² के बराबर, ठीक है। तो मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से पॉइंट के अबाउट है, बी पॉइंट के अबाउट, क्योंकि बी पॉइंट के अबाउट जब आपका एक्सिस पास होगा डिस्टेंस इसको सबसे ज़्यादा 2r के बराबर मिलेगा, ठीक है। सबसे कम a के अबाउट, बिकॉज ये डिस्टेंस सिर्फ r के बराबर रहेगा। मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में आपके पास d और c पॉइंट है, बट हमें तो मैक्सिमम चाहिए था, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हम लोग के लिए रहेगा b, और b हम लोग के पास ये रहा, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द ए, मतलब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम ही देखा था, बट हमने कहा था क्वेश्चन रॉन्ग है अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट यूज कर लूँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि यहाँ पर एक एक्सिस जो है वो आपका सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रही है, ठीक है। तो अगर मुझे आई ए के अबाउट चाहिए हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मेरा एक एक्सिस कहाँ से पास होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग सेंटर ऑफ मास से पास करवाते। ये डायग्राम कुछ इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। अब एक एक्सिस आपका सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, ये वाला, दूसरा एक्सिस आपका ए के अबाउट पास हो रहा है जो कि हमें चाहिए। और अगर हम लोग बात करते हैं दोनों के बीच के डिस्टेंस की, तो ये डिस्टेंस वापस आपके पास कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस बन जाएगा l/4 के बराबर। रीज़न ये है ना कि ये आपके पास सेंटर है, सेंटर से लेके एंड तक का डिस्टेंस कितना है आपके पास में, l/2, ठीक है। और इस यहाँ से लेके यहाँ आपके पास l/4 ऑलरेडी गिवन था। अगर ये l/4 है तो बचा हुआ डिस्टेंस भी आपके पास कितना हो जाएगा, l/4, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास दोनों एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल है। एक एक्सिस आपका सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, आई ए के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और यहाँ से लेके यहाँ दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस भी हमको पता है, ठीक है। ये बन जाएगा आपके पास में आई ए इज इक्वल्स टू ICOM प्लस मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो ICOM इसके अबाउट हम लोग जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक रॉड के लिए कितना बन जाता है, ये बन जाता है ml²/12 के बराबर। तो ICOM कितना बन गया, ml²/12 के बराबर। इसके अलावा मास m जैसा का वैसा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है l/4, इसका स्क्वायर कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा l²/16, ठीक है। अब 12 और 16 जो है इसका हमें लेना है यहाँ पर एलसीएम। तो 12 और 16 का एलसीएम बनता है 48। तो 48 बनाने के लिए डिनोमिनेटर में हम लोगों को इस 12 वाली टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से, आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। 4 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ, 4 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ, तो ये बन जाएगा 4
ml² और 12 फोर आपके पास कितना आ गया 48। सिमिलरली 16 को हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करें सो दैट कि ये 48 बन जाए, तो 16 आपके पास में 3 बन जाएगा 48, तो आपको यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 3ml² अपॉन में 48। तो ये ओवरऑल आंसर आपके पास कितना आ गया 7ml² अपॉन में 48। ये आ गया आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पॉइंट ए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। हमने क्या यूज किया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। जब आपके पास में सिर्फ और सिर्फ ये दो एक्सिस गिवन थी, ठीक है, आप यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज नहीं कर सकते थे क्योंकि एक एक्सिस आपका सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने क्या किया कि एक्स्ट्रा में एक और एक्सिस बनाया और ये एक्सिस कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास से। इसके अबाउट चाहिए, ये आपका सेंटर ऑफ मास के अबाउट पास हो रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस L/4 मिल गया, दोनों एक्सिस पैरेलल है, इसलिए हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम और उसके हेल्प से हमने यहाँ फाइंड किया आंसर। अब हम लोग यहाँ फाइंड करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रिंग के लिए, और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो आपका अलग अलग पॉइंट से पास होकर जाएगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट केस हम लोग के पास अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक रिंग नज़र आ रही है। ठीक है, इस रिंग का ये हो गया सेंटर और इस सेंटर से क्या पास हो रही है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अलावा एक और चीज़ कि जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, इस रिंग के ऊपर कैसी है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, एग्जैक्टली इसके सेंटर से होकर जा रही है। ठीक है, और सरफेस के ऊपर कैसा है, परपेंडिकुलर। तो यही हमने लिखा हुआ है कि प्लेन पर कैसा है, परपेंडिकुलर। और इसका अगर हम लोग निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बनता है, mr²। ठीक है, जब आपका एक्सिस कहाँ से पास हो, सेंटर ऑफ मास से पास हो, साथ में ये सरफेस या प्लेन के ऊपर कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, अब सेकंड हमने क्या किया कि रिंग हम लोग के पास अभी भी वैसे ही है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 एक्सिस ले रहे हैं। ये आपके पास में सरफेस को पैरेलल IX, ये आपके पास में अगेन सरफेस को पैरेलल IY, और ये जो IZ है ये सरफेस के ऊपर कैसी है, परपेंडिकुलर। ठीक है, और तीनों ही एक्सिस जो है इसके सेंटर पर आकर आपका मिल रहा है। ठीक है, सो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग लगाते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तो उसमें आपका एक एक्सिस सरफेस या प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो IZ जो है वो परपेंडिकुलर है प्लेन के ऊपर। इसके अलावा जो दो एक्सिस है वो आपका प्लेन को पैरेलल होना चाहिए। सो IX वाली एक्सिस और IY वाली एक्सिस जो प्लेन है इसको कैसी है, पैरेलल है। तो अगर मैं फॉर्मूला यूज करता हूं by using perpendicular axis theorem, तो ये बन जाएगा IZ इज इक्वल्स टू IX प्लस IY। ठीक है, अब इसके अलावा एक और चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो ये कि जितना वैल्यू आपका IX के अबाउट होगा उतना ही वैल्यू आपका IY के अबाउट होगा। वो कुछ इस तरीके से देखो, अगर मैं इसको घुमा रहा हूँ तो ये IX के साथ कोइंसाइड कर गया। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से किसी भी तरफ रोटेट करो तो ये जो IY IX इसके अलावा इस प्लेन को पैरेलल अगर कोई भी आपका एक्सिस हो तो उनके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास कैसा रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ठीक है, तो ये हम लोग के पास में हो गया एक्सिस। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर जितना वैल्यू आपका IX का होगा उतना ही वैल्यू IY का होगा। तो इसको चाहो तो आप 2 टाइम्स ऑफ IX लिख दो या 2 टाइम्स ऑफ IY लिख दो, इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, IZ बन जाएगा। इसके अलावा अब मुझे जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए IX के अबाउट। ठीक है, सो IX के अबाउट वैल्यू क्या बन जाएगा, IZ/2। ठीक है, जितना IX के अबाउट होगा उतना ही यहाँ पर
आई वाई के अबाउट भी हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये है कि क्या हमको आई जेड का वैल्यू पता है। तो हमने क्या कहा कि आई जेड जो है ये वो एक्सिस है जो प्लेन के ऊपर कैसी है, परपेंडिकुलर, और पास कहाँ से हो रही है, सेंटर ऑफ मास से। तो हम लोग जानते हैं किसी भी रिंग के लिए जब सेंटर ऑफ मास से आपका एक्सिस पास हो और परपेंडिकुलर हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बन जाता है, एम आर स्क्वायर। सो आई जेड का वैल्यू कितना बन जाएगा, एम आर स्क्वायर, और अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू आपके पास कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 2 के बराबर। ठीक है, कब, जब आपका एक्सिस जो है वो रिंग के सरफेस को कैसी हो, पैरेलल, और साथ में ये कहाँ से पास हो, सेंटर ऑफ मास से। ठीक है, ये आपका सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा था और परपेंडिकुलर था, जबकि ये आपका सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और साथ में कैसा है, पैरेलल है। ठीक है, नाउ तीसरा केस, तीसरे केस में आपके पास में क्या है कि एक एक्सिस आपका सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और प्लेन के ऊपर कैसा है, परपेंडिकुलर, जबकि दूसरा एक्सिस जो है वो भी आपका प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, लेकिन हाँ ये जो एक्सिस है ये आपका कैसा है, टेंजेंट टू द आउटर सरफेस ऑफ रिंग। ठीक है, तो यहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि आपके पास ये एक्सिस दोनों एक दूसरे को कैसी है, पैरेलल। एक एक्सिस आपका सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, इसके अलावा जो दोनों ही एक्सिस है इनके बीच का हमको डिस्टेंस भी पता है, वो कितना है, आर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ हमने यूज किया था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, अब यहाँ यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, सो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आई ओ इज इक्वल्स टू आई सी ओ एम मास इनटू डिस्टेंस दो एक्सिस के बीच का। अब हम लोग जानते हैं कि जब बात करेंगे हम लोग आई सी ओ एम की, परपेंडिकुलर प्लेन के ऊपर, साथ में आपका सेंटर से पास हो, तो हम लोग जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बन जाता है, एम आर स्क्वायर। ये पहला वाला केस। ठीक है, सेंटर ऑफ मास से पास हो और साथ में कैसा हो, परपेंडिकुलर, रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बनता है, एम आर स्क्वायर। इसके बाद मास डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से यहाँ दो एक्सिस के बीच का वो आर के बराबर और उसका स्क्वायर। तो इस बार आई ओ का वैल्यू कितना बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एम आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर कैसा था, टेंजेंशियल, साथ में कैसा था, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, चौथा केस आपके पास में वापस दो एक्सिस है, एक आपका सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, दोनों एक्सिस के बीच का अगर आप डिस्टेंस पता करने जाओ तो ये डिस्टेंस वापस कितना बन जाएगा, रेडियस के बराबर। लेकिन हाँ इसमें डिफरेंस क्या है कि इस वाले केस में जो दोनों ही एक्सिस है वो प्लेन को कैसी है, पैरेलल है। ठीक है, अगेन ये वाली जो है ये टेंजेंशियल है टू द आउटर सरफेस, लेकिन ये इस बार परपेंडिकुलर ना होते हुए कैसी है, पैरेलल है। ठीक है, अगेन हम लोग यहां यूज करेंगे बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनता है, आई ओ इज इक्वल्स टू आई सी ओ एम प्लस एम डी का स्क्वायर। ठीक है, अब सवाल ये है कि इस बार आई सी ओ एम का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि इस बार ये परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल है। तो हम लोग जानते हैं कि आई सी ओ एम का वैल्यू ये वाला जब कैसा हो, पैरेलल हो, कितना बन जाता है, एम आर स्क्वायर बाय 2, जबकि आई सी ओ एम का वैल्यू परपेंडिकुलर हो तो कितना बन जाता है, एम आर स्क्वायर। तो फिलहाल हमारे काम का कौन सा है, एम आर स्क्वायर बाय 2, इसको हम लोग यूज करेंगे। तो आई सी ओ एम कितना हो गया, एम आर स्क्वायर बाय 2, एम इंटू दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस आर उसका स्क्वायर
अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 3mr²/2। ये हो गया आपके पास टेंजेंशियल, लेकिन कैसा है, पैरेलल टू द प्लेन। पिछला आपके पास कैसा था, टेंजेंशियल, बट कैसा था, परपेंडिकुलर। तो ये है हम लोग के पास एक रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि अलग अलग पॉइंट्स हमने पास करवाया। ठीक है, सबसे पहला क्या था कि सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए, प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए। डायग्राम आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा और वैल्यू आपके पास कितनी बन जाती है, mr²। इसके अलावा ठीक है, वापस सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए, बट इस बार सर प्लेन को पैरेलल होना चाहिए। कितना बन जाता है, mr²/2। डायग्राम आपके पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगेन सेंटर ऑफ टेंजेंशियल आपका होना चाहिए और प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बन जाता है, 2mr²। डायग्राम कुछ इस स्टेप से मिलेगा। और चौथा केस आपका अगेन टेंजेंशियल होना चाहिए बट प्लेन को पैरेलल होना चाहिए। इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बन जाता है, 3mr²/2। ठीक है, सेम अब हम लोग लगाएंगे फॉर द डिस्क। तो आफ्टर रिंग हम लोग के पास जो सेकंड फिगर है वो है डिस्क। ठीक है, तो अगेन हम लोग डिस्क के लिए अलग अलग पॉइंट से एक्सिस को पास करवा के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग के पास यहाँ पर अगेन जो है एक्सिस कैसा है, प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर, कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। ठीक है, इसका हमने डेरिवेशन निकाला था और हमने देखा था कि जब हम लोग सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक्सिस को पास करवाते हैं और ये एक्सिस आपका प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर हो और एक डिस्क जिसका मास m हो, रेडियस r हो, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बन जाता है, ये बन जाता है mr²/2। ठीक है, उसके बाद जबकि अगर हम लोग इस केस को देखें तो इस केस में हमको नज़र आएगा कि हम लोग के पास में यहाँ पर अगेन दो एक्सिस, एक ये वाला IX और एक ये वाला IY, प्लेन को कैसा है, पैरेलल। ठीक है, और जबकि एक तीसरा जो है IZ, ये प्लेन पर कैसा है, परपेंडिकुलर। तो अगर हम लोग यूज करते हैं बाय यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो जो परपेंडिकुलर हो IZ इज इक्वल्स टू बनता है जो सरफेस को पैरेलल हो, कौन, IX और IY। हमने पिछले केस में ही देखा था इन केस ऑफ रिंग कि जितना वैल्यू आपका बनेगा IX का उतना ही वैल्यू आपका कितना बनेगा, IY का। क्योंकि देखो ये IX जो है ये आपका कोइंसाइड, IY जो है ये IX के साथ क्या करेगा, कोइंसाइड। तो इस प्लेन में अगर आप कोई भी एक्सिस लेते हो तो हर एक एक्सिस के अबाउट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा आने वाला है, सेम ही आने वाला है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं जितना IX होगा उतना ही IY होगा। सो IX प्लस IX कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ IX। बट मुझे तो वैल्यू IX का चाहिए, तो ये कितना बन जाएगा, IZ/2। ठीक है, जितना IX होगा उतना ही IY बनेगा। तो 2 टाइम्स ऑफ चाहो तो आप IY भी लिख सकते हो। सो IY और IX का वैल्यू सेम सेम बन जाएगा। इसके बाद IY IX सेम सेम बन गया। हमने अभी अभी जस्ट फाइंड किया था कि जब आपका सेंटर ऑफ मास से पास हो, प्लेन पर परपेंडिकुलर हो, तो डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बनता है, mr²। तो mr²/2, तो IZ की जगह पर कितना आएगा, mr²/2। ऑलरेडी अपॉन में एक 2 है, सो 2 × 2 आपके पास कितना बन जाएगा, 4। तो जो वैल्यू आनी चाहिए वो IX या IY के अबाउट कितना आना चाहिए, mr²/4। अगेन ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है बट ये पैरेलल टू प्लेन है। ठीक है, पिछला वाला आपका वापस सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा था बट परपेंडिकुलर टू प्लेन था। ठीक है, नाउ थर्ड केस में अगेन आपका दो एक्सिस है। ठीक है, दोनों ही एक्सिस आपका परपेंडिकुलर टू प्लेन है और कहाँ से एक एक्सिस आपका सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है जबकि दूसरी आपकी बाहर टेंजेंट टू द आउटर सरफेस ऑफ द डिस्क आ जाएगा। ठीक है, पिछला जो केस था वो हम लोग का रिंग था और ये जो केस हम लोग का है वो कौन सा है, डिस्क वाला। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे,
बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा ये, आई ओ इज इक्वल्स टू आई सी ओ एम प्लस एम इंटू डी का स्क्वायर। ठीक है, अब आई सी ओ एम प्लेन पर परपेंडिकुलर हम लोग जानते हैं कितना बन जाता है, डिस्क के लिए ये बनता है एम आर स्क्वायर बाय 2, मास एम, दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस आर के बराबर, तो ये बन गया एम आर स्क्वायर। अब अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 3 mr² बाय 2। ठीक है, तो इस केस में वापस आपका एक्सिस जो है वो कैसी है, टेंजेंशियल है, और प्लेन पर कैसी है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, लास्ट केस, इसमें हम लोग के पास अगेन दो एक्सिस, एक सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और एक आपका टेंजेंशियल है। ठीक है, इसके अलावा अगर टेंजेंशियल है, ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल है, एक सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस पता है, तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, हम लोग यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कितना बन जाएगा ये, आई ओ इज इक्वल्स टू आई सी ओ एम प्लस एम इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इस बार सेंटर ऑफ मास से आपका एक्सिस पास हो रहा है, बट ये एक्सिस कैसा है, पैरेलल टू द प्लेन। ठीक है, सेंटर ऑफ मास से पास हो, प्लेन को पैरेलल हो, तो कितना बन जाता है, एम आर स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे आई सी ओ एम की जगह एम आर स्क्वायर बाई 4, मास m, दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस r, तो कितना बन गया एम आर स्क्वायर। सो अब आई नॉट निकाले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर कितना बन जाएगा, 5 mr² अपॉन 4। ठीक है, इस केस में आपका एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है, इस केस में एक्सिस जो है वो टेंजेंशियल पास हो रहा है, परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, इस बार आपका वो पैरेलल है, तो कितना बन गया 5 mr² बाई 4। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग के पास डिस्क के लिए। तो जैसे हमने रिंग के लिए फाइंड किया था, वैसे हमने डिस्क के लिए भी चार चार केसेस फाइंड किए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे फॉर द स्पीयर। तो नेक्स्ट टॉपिक ये है हम लोग के पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्पीयर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्पीयर। ठीक है, दोनों का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है। यहाँ पर जो हॉलो स्पीयर है इसका भी मास m है, रेडियस r है, और ये जो सॉलिड स्पीयर है इसका भी मास m है, रेडियस r है। ठीक है, इसके अलावा हमने यहाँ दो दो केसेस कंसीडर किए हुए हैं। पहले केस में आपका जो एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से पास होकर जा रहा है। ठीक है, और सेम सॉलिड स्पीयर में भी फर्स्ट केस कि आपका जो एक्सिस है ऑफ रोटेशन वो पास हो रहा है सेंटर ऑफ मास से, जबकि जो सेकंड केस है इसमें हमने क्या कहा है कि जो एक्सिस है वो टेंजेंट है इस हॉलो स्पीयर को, और सिमिलरली इसमें भी आपका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये आपका टेंजेंट है सॉलिड स्पीयर को। ठीक है, तो जो डेरिवेशन है आपका कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट जब आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन पास होती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr² कैसे आता है, इसका डेरिवेशन फिलहाल हमको सिलेबस में नहीं है और देखना भी नहीं है। और सेम तरीके से जब हम लोग सॉलिड स्पीयर की बात करते हैं तो उसके लिए भी जब हम लोग निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, जब सेंटर ऑफ मास से आपका पास होता है तो 2/5 mr² होता है। ठीक है, तो एक चीज़ जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी वो ये कि अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इसके लिए हॉलो स्पीयर के लिए, ठीक है, फॉर हॉलो स्पीयर ये आपका ज़्यादा आता है कंपेयर टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास फॉर द सॉलिड स्पीयर। ठीक है, अब वो इसीलिए होता है ऐसा क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं एक हॉलो स्पीयर की तो जो एक्सिस है उससे काफ़ी दूरी पर, मतलब r डिस्टेंस पर आपका जो मास है वो कंप्लीटली आपका सिचुएटेड है। बट जब बात करते हैं हम लोग सॉलिड स्पीयर की तो कुछ मास इस एक्सिस के पास है, थोड़ी दूरी पर कुछ मास है, और थोड़ी दूरी पर कुछ मास है,
और थोड़ी दूरी पर कुछ मास है और फिर आपका एक्सट्रीम पर कुछ मास है। तो यहाँ मास जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस एकदम बाहर तक आपका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। बट इस वाले केस में सिर्फ और सिर्फ पेरिफेरी या सरकमफ्रेंस या आउटसाइड पर पूरा के पूरा मास है। इसीलिए हॉलो स्फीयर के लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा मिलता है, जबकि सॉलिड स्फीयर के लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम मिलता है। ठीक है, अब इतना होने के बाद हम लोग यहाँ पर ये जो टेंजेंट है इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। ठीक है, टेंजेंट के अबाउट। अब जब आप टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो तो हम लोग जानते हैं कंडीशन क्या होती है कि एक एक्सिस आपका कहाँ से पास होनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास से। ठीक है, एक्सिस आपका कहाँ से पास होनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास से। इसके अलावा एक और चीज़ ये कि दोनों एक्सिस एक दूसरे को कैसे होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो दोनों एक्सिस है वो एक दूसरे को पैरेलल भी है। और साथ में हम लोग यहाँ पर एक और चीज़ जानते हैं कि जो आपके पास दोनों एक्सिस है इनका डिस्टेंस भी फिलहाल हम लोग के पास गिवन है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ आई नॉट निकालना, आई ओ। इसका फॉर्मूला कितना बन जाता है, आई सी ओ एम प्लस एम इंटू डी का स्क्वायर। हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, हमने यहाँ पर यूज़ किया है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, अब आई सी ओ एम का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है, 2/3 एम आर स्क्वायर। मास एम जैसे का वैसा। अगर आप डिस्टेंस चेक करेंगे दोनों एक्सिस के बीच का, ये आपको वापस आर मिल जाएगा। तो एम आर स्क्वायर अगर आप यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने पर आपको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो जो वैल्यू मिल जाएगा आई नॉट का, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, पहले तो ये 3 यहाँ जाएगा, 3 एम आर स्क्वायर प्लस 2 एम आर स्क्वायर कितना हो गया, 5 एम आर स्क्वायर अपॉन में आपके पास कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, ये हो गया आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए, एक हॉलो स्फीयर के लिए, जब एक्सिस आपका कैसा हो, टेंजेंशियल हो। ठीक है, सिमिलरली हम लोग अगेन जो है सॉलिड स्फीयर के लिए भी फाइंड करेंगे। तो फॉर सॉलिड स्फीयर अगेन हम लोग जो यूज़ करने वाले हैं वो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, आई ओ या आई नॉट के अबाउट हमें चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट यहाँ से यहाँ डिस्टेंस हमें पता है दोनों एक्सिस के बीच का आर। ठीक है, आई नॉट इज इक्वल्स टू आई सी ओ एम प्लस एम इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, इस केस में आई सी ओ एम का वैल्यू है 2/5 एम आर स्क्वायर, एम इंटू डी जो डिस्टेंस है दोनों एक्सिस के बीच का वो कितना है, यहाँ से लेके यहाँ आर। ठीक है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि जो दोनों एक्सिस है इनके बीच का डिस्टेंस आपके पास में आ रहा है आर के बराबर। ठीक है, तो डी को हम लोग आर से रिप्लेस कर देंगे, एम आर स्क्वायर वापस अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 7 एम आर स्क्वायर अपॉन में 3। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोग के पास आ गया सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगेन जब एक्सिस आपका कैसा हो, टेंजेंशियल हो। ठीक है, इसके अलावा हमें एक और नोट पॉइंट पता चला कि हॉलो स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा आता है कंपेयर टू सॉलिड स्फीयर। इसके अलावा अगर हम लोग रिलेशन निकालें कि जब सेंटर ऑफ मास से आपका एक्सिस पास हो रहा है और प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, और अगर हम लोग कंपेयर करना चाहें, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सबसे ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिलता है रिंग का। ठीक है, उससे थोड़ा कम आपके पास जो आ जाता है वो आता है हॉलो स्फीयर का। ठीक है, इसके बाद इससे थोड़ा और कम जो आपको वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू आपको मिलता है डिस्क का। ठीक है, अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक्सिस पास हो रहा हो और अगर हम लोग डिस्क के लिए निकालते हैं तो वो आपको कम मिलेगा, और सबसे कम आपको मिल जाएगा किसके लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए। ठीक है, समझ में आए, इसलिए मैं यहाँ पर वैल्यूज़ भी आपको बता रहा हूँ कि अगर आप रिंग के लिए निकालते हैं, ठीक है, तो रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है एम आर स्क्वायर।
इसके बाद अगर आप हॉलो स्फीयर के लिए देखोगे तो हॉलो स्फीयर के लिए आपके पास ये जो वैल्यू बन जाती है वो हम लोगों ने कितनी फाइंड की, वो हम लोगों ने फाइंड की 2/3 mr² के बराबर। ठीक है, 2/3 mr² के बराबर। इसके बाद अगर हम लोग डिस्क के लिए चेक करते हैं तो डिस्क के लिए ये आता है mr²/2। और लास्ट में हम लोग के पास में कौन आ जाएगा, सॉलिड स्फीयर, जो कि हमें नज़र आता है 2/5 mr²। ठीक है, अगर अब इन्हीं वैल्यू को अगर आप लिखना चाहो, ठीक है, डेसिमल्स के फॉर्म में, सो दैट कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, तो सबसे पहले तो आपके पास में ये mr² जैसा का वैसा रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले। इसके बाद अगर आप 2/3 को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये लगभग मिलेगा 0.67 mr² के बराबर। mr²/2 को अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो 1/2 का मतलब होता है 0.5 mr²। और लास्ट में अगर आप 2/5 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 0.4 mr²। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिंग, उससे थोड़ा कम हॉलो स्फीयर, थोड़ा और कम डिस्क, और सबसे कम आपको मिल जाएगा सॉलिड स्फीयर के लिए। ठीक है, इन सभी केसेस में आपका जो एक्सिस है वो कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से, और प्लेन के ऊपर कैसा है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, एक और चीज़ अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो फॉर अगर हम लोग स्फीयर की बात करते हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से अगर आपका एक्सिस पास हो रहा है ना, तो फिर आपका एक्सिस कैसा भी हो वो हमेशा आपका परपेंडिकुलर ही बनने वाला है। ठीक है, उसको जैसे कि अगर मैं इस वाले को लूँ तो देखो, मैं इसको कैसे भी पास करवाऊँ, हमेशा जो मेरा एक्सिस आ रहा है वो प्लेन के ऊपर कैसा आ रहा है, परपेंडिकुलर ही आ रहा है। ठीक है, ये आपका हॉलो स्फीयर और जो सॉलिड स्फीयर है दोनों के लिए ये वैलिड रहेगा। अब स्टार्ट करते कुछ क्वेश्चंस जो कि बेस्ड है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग के पास यहाँ गिवन है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ कहा गया है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थीन यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है, जिसका मास कितना है m और उसका लेंथ कितना है कैपिटल L, अबाउट एन एक्सिस, कहाँ से पास हो रहा है, पास हो रहा है इसके मिड पॉइंट से। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, लेंथ के ऊपर परपेंडिकुलर है, जिसका वैल्यू कितना है I0 के बराबर। इसके बाद इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड। ठीक है, तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस जो किसी भी एक एंड से पास होगा और लेंथ के ऊपर कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम। तो पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ पर एक थीन यूनिफॉर्म रॉड, ये हुआ थीन यूनिफॉर्म रॉड। उसके बाद कहा गया है कि हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का, ठीक है, I0 गिवन है जब आपका पास कहाँ से हो रहा है, पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट से पास होकर जा रहा है, तो हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन को पास करवाते मिड पॉइंट से। ठीक है, मिड पॉइंट है, इसको ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट को हम लोग कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास है, बिकॉज एग्जैक्टली ये सेंटर पर है। ठीक है, ये आपके पास हो गई एक्सिस, और इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है वो कितना गिवन है, I0 गिवन है। हमें क्या कहा गया, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तो हम लोग चाहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें तब मिले जब एक्सिस कहाँ से पास हो, एक्सिस पास हो किसी भी एक एंड से। ठीक है, तो मैंने इस एंड से यहाँ पर एक्सिस को पास करवा दिया, और अब इस एक्सिस के अबाउट मुझे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसके बाद अब अगर ये एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास से I0 पास हो रहा था, ठीक है, कंप्लीट जो मास है इस बेसिकली रॉड का वो m गिवन है, इसका लेंथ कितना गिवन है, L गिवन है। तो यहाँ पर सेंटर है, सेंटर से लेके इस एंड तक का डिस्टेंस, कंप्लीट लेंथ जो L है इसका आधा होना चाहिए। मतलब अगर कंप्लीट लेंथ L है तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, L/2 होना चाहिए। अब हमें यहाँ पर दो एक्सिस नज़र आ रही है, इन दो एक्सिस में से आपका एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से होकर जा रही है, दोनों एक्सिस पैरेलल भी है और इनके बीच का डिस्टेंस भी पता है। तो बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर यूज कर देते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जो ये कहता है कि I0
इज इक्वल्स टू ICOM प्लस m इंटू डी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ फिलहाल आई नॉट का मतलब हमें वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब एक्सिस कहाँ से पास हो रही है, एंड से पास हो रही है। ICOM का वैल्यू कितना गिवन है आपके पास, हमें ये वैल्यू गिवन है आई नॉट के बराबर। तो ICOM को हम लोग रिप्लेस कर देंगे आई नॉट से, m जैसा का वैसा, जो दोनों एक्सिस है इनके बीच का डिस्टेंस है L/2, इसका स्क्वायर कितना बन जाएगा L²/4। तो फाइनल आंसर आपका होना चाहिए आई नॉट प्लस mL²/4। तो आई नॉट बाय mL²/4 यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर बी, जो कि हम लोगों का करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, द मास डेंसिटी ऑफ अ रॉड। ठीक है, रॉड का मास डेंसिटी आपके पास गिवन है, मतलब लीनियर मास डेंसिटी गिवन है, जिसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, लैम्डा से। एट ए डिस्टेंस x, कितने डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर, और कहाँ से, इसके एंड से। ठीक है, तो मान लेता कि ये वो एंड है जहाँ से x डिस्टेंस पर लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा कितना गिवन है, m0 अपॉन ट्वाइस L² इंटू एक्स। अब आगे पूछ रहा है कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड। ठीक है, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बन जाएगा, जिसका लेंथ कितना है L, अबाउट एन एक्सिस, कहाँ से पास हो रही है, पासिंग थ्रू द एंड ऑफ द रॉड। ठीक है, किसी भी एक एंड से इस एक्सिस के अबाउट मुझे निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और साथ में ये जो एक्सिस है रॉड के ऊपर कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास डायग्राम कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ये आपके पास रॉड, इस रॉड का जो आपके पास में मास डेंसिटी है लैम्डा, वो गिवन है m0 अपॉन 2L² इंटू एक्स। लेंथ जो है L गिवन है, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, जो कि इस रॉड के ऊपर कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, और साथ में कहाँ से पास होना चाहिए, किसी भी एक एंड से पास होना चाहिए। ठीक है, अब x डिस्टेंस पर आपके पास लीनियर मास डेंसिटी गिवन है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, अगर आप इस लीनियर मास डेंसिटी को ध्यान से देखेंगे तो ये आपके पास लगातार चेंज होगी, बिकॉज जब आप लेफ्ट एंड पर रहेंगे, इस वाले एंड पर, यहाँ पर x का वैल्यू 0 है, अगर आप x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो लैम्डा पे कितना बन जाएगा 0। वहीं पर आप धीमे धीमे जब लेफ्ट से लेकर राइट तक जाएंगे तो ये x का वैल्यू बढ़ते बढ़ते इस एंड पर कितना बन जाएगा, L के बराबर। फिर जब आप यहाँ पर L पुट करेंगे, एक L से एक L कैंसिल होगा, लैम्डा का वैल्यू कितना बच जाएगा, m0 अपॉन 2L। इसका मतलब ये आपके पास जो है लीनियर मास डेंसिटी, ये कैसी है, वेरिएबल है। अगर वेरिएबल है इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं, हमने पढ़ा भी है इससे पहले, कि जब आपके पास में मास डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो तो लैम्डा को हम लोग कितना यूज़ कर सकते हैं, dm अपॉन में dx। ठीक है, तो dm बेसिकली उस छोटे से एलिमेंट का मास, तो हमने क्या किया, इस रॉड का छोटा सा एलिमेंट लिया जिसका मास हम लोगों ने dm माना हुआ है, जिसका लेंथ हम लोगों ने dx माना हुआ है, कितने डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर। ठीक है, तो आपके पास dx क्या हो गया, लेंथ, तो मास इसका कितना हो जाएगा, dm मास बन जाएगा। ठीक है, नाउ अब अगर हम लोग आगे देखते हैं तो लैम्डा का वैल्यू dm अपॉन dx हो गया, बट लैम्डा हम लोगों को गिवन है, कितना गिवन है, ये गिवन है m0 अपॉन में 2L² x इज इक्वल्स टू dm अपॉन में कितना हो जाएगा, dx। अब मुझे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इस छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी छोटा सा आ जाएगा di, विच इज इक्वल्स टू मास dm इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस एलिमेंट का जो डिस्टेंस गिवन है एक्सिस से, वो कितना है, x के बराबर, मास dm डिस्टेंस x, तो dm इनटू क्या हो गया, x स्क्वायर। बट मुझे तो कंप्लीट रॉड के लिए चाहिए, तो दोनों साइड क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास x का वैल्यू 0, राइट हैंड साइड पर यही x का वैल्यू कितना बन जाएगा, L के बराबर। तो लिमिट बनना चाहिए 0 से लेके L के बराबर। डी का जो इंटीग्रेशन है वो बन जाएगा I के बराबर। इसके अलावा एक और चीज़ हम लोग जानते हैं कि x स्क्वायर का इंटीग्रेशन
विथ रिस्पेक्ट टू डी एम पॉसिबल नहीं है, तो मुझे डी एम को यहाँ से हटाना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ डी एक्स लाना पड़ेगा। तो इस वाले इक्वेशन से अगर आप डी एम निकालते हैं तो डी एम कितना बन जाएगा, ये बनेगा एम नॉट अपॉन 2l² एक्स इंटू में कितना आ गया डी एक्स। अब सिंपल क्या करना है, इसको हमें रिप्लेस करना है। डी एम के जगह पर कितना आ जाएगा, डी एम के जगह पर आएगा एम नॉट अपॉन में 2l² एक्स, उसके बाद इंटू में क्या आ गया डी एक्स। ठीक है, ओवरऑल अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास कांस्टेंट क्या क्या है, एम नॉट कांस्टेंट है, अपॉन का 2 कांस्टेंट है और l² कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन के अंदर कितना बच गया, 0 से लेके l, x² इंटू एक्स कितना हो गया x³, साथ में कितना आ गया dx। ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म जैसा का वैसा, एम नॉट अपॉन 2l²। लिमिट अगर आप लगाते हो तो हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन में पावर 1 से बढ़ता है, तो पावर 3 कितना बनेगा 4, जितना पावर ऊपर उतना ही पावर हम लोग नीचे लिखते हैं। और साथ में लिमिट आपके पास कहाँ से कहाँ आ जाएगी, ये आ जाएगी 0 से लेके l तक। अब हम लोग यहाँ पर अपर लिमिट l पुट करते हैं, कितना बनेगा ये एम नॉट अपॉन 2l², l का पावर 4 अपॉन में कितना आ गया 4। लोअर लिमिट अगर आप 0 पुट करते तो ये पूरी वैल्यू आपके पास 0 बन जाएगी, सो लोअर लिमिट पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। l² से l का पावर 4 2 टाइम्स में कटा तो आपके पास फाइनली जो i का वैल्यू आएगा वो आएगा एम नॉट l² और 2 4 आपके पास कितना हो गया 8। ठीक है, तो ये रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड का, जिसमें एक्सेस कहाँ से पास हो रही है, उसके एंड से पास हो रही है, और लीनियर मास डेंसिटी कितना गिवन है, एम नॉट अपॉन 2l² अपॉन एक्स के बराबर। तो हमने क्या किया कि ये नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसका मास dm है, लेंथ dx है। तो पहले इस छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और बाद में इसको इंटीग्रेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हमें कहा हुआ है कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक रिंग के लिए, जो कि इस डायग्राम में हम लोग के पास एक इस तरीके से रिंग गिवन है। ठीक है, और जो एक्सिस ए बी है मुझे इसके अबाउट चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ए बी इस एक्सिस के अबाउट चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हम लोगों के पास में रही एक रिंग, और यहाँ पर जो एक्सिस अगर मैं ये वाली दिखूँ, ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास से पास तो हो रही है लेकिन हाँ प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, ये आपका सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, साथ में ये पैरेलल टू द प्लेन है। ठीक है, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कि जो एक्सिस है, एक्सिस इज पासिंग थ्रू center of mass and parallel to the plane। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग जानते हैं कि रिंग के लिए जब आपका एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो, साथ में पैरेलल टू प्लेन हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू जो ICOM है, हमने देखा था पैरेलल वाले के लिए वो कितना बन जाता है, ये बन जाता है आपके पास में mr²/2 के बराबर। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट आप यूज़ करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपको ए बी के अबाउट निकालने कहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इस ए बी के अबाउट क्या कहा हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। अब सवाल ये है कि अगर हम लोग देखें तो रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो तरीके से पास हो सकता है। एक तो आपके पास इस तरीके से हॉरिजॉन्टल, जो कि आपका अगेन सेंटर ऑफ मास से पास होगा बट प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर, और दूसरा आपके पास में ये कि वापस सेंटर ऑफ मास से पास होगा और इस प्लेन को कैसा होगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि अगर मुझे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए और तो मैं यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर दो एक्सिस आ रही है, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, और साथ ही में एक जो आपका एक्सिस है वो कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। ठीक है, तो बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है, क्या बनता है ये बन जाता है I0
इज इक्वल्स टू आई सी ओ एम प्लस एम इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो फिलहाल आई नॉट की जगह बनेगा आई ए बी, बिकॉज ए बी के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। आई सी ओ एम पैरेलल टू आपका प्लेन और पर आपका सेंटर ऑफ मास से पास हो, वैल्यू कितना बन जाता है, ये बनता है एम आर स्क्वायर बाय 2 के बराबर। ठीक है, तो आई सी ओ एम की जगह पर आएगा एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस यहाँ पर m इंटू डिस्टेंस की बात करें दोनों एक्सिस के बीच का कितना है r के बराबर, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी के अबाउट अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ये बन जाएगा 3 mr² बाय 2। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम लोग ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मेरे फिर दिमाग में आया कि सेंटर ऑफ मास से हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सिस को पास करवाते हैं और इस एक्सिस, ये जो एक्सिस दिख रही है वो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ना होते हुए प्लेन को कैसी है, पैरेलल है। इसलिए मैंने जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी ओ एम का वैल्यू यूज किया तो वो एम आर स्क्वायर बाय 2 यूज किया, क्योंकि अगर मैं परपेंडिकुलर यूज करता हूँ प्लेन के ऊपर तो ये एम आर स्क्वायर बनती है, और अगर आप पैरेलल टू प्लेन यूज करते हैं तो एम आर स्क्वायर बाय 2 बन जाती है। ठीक है, पर हमने यूज किया पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आई सी ओ एम का वैल्यू, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस आपको पता है, वैल्यू पुट करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। पिछला जो कॉन्सेप्ट था उसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं उसी क्वेश्चन के जैसा एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ। हमने क्या किया, यहाँ पर एक रॉड कंसिडर किया। ठीक है, इस रॉड के एक एंड से, ठीक है, ओ पॉइंट से आपका एक एक्सिस पास हो रहा है और मुझे पता करना है कि इस ओ पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ की ये जो एक्सिस है इस रॉड के ऊपर कैसी है, परपेंडिकुलर। ठीक है, इस तरीके से ये वर्टिकल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी आपका परपेंडिकुलर है, बट जो मैं ग्रीन वाले ड्रॉ किया है, ठीक है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर तो है बट इस तरीके से वर्टिकल नहीं है। इंस्टेड ये आपका कैसी है, इस तरीके से आपका हॉरिजॉन्टल है। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो है आपका z एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, अब मुझे इस आई ओ को पता करना है। अब आई ओ को पता करने के लिए अगेन जो मैंने पिछले बार कॉन्सेप्ट यूज़ किया था सेम कॉन्सेप्ट मैं अगेन यूज़ करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इस वाले रॉड को मैं ऐसा ही एक और एक्सिस पास करवाऊँगा सेंटर ऑफ मास से, जो कि हमको कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। ठीक है, अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कंप्लीट जो मास है रॉड का वो है m के बराबर, कंप्लीट जो लेंथ है वो है l के बराबर। ठीक है, इसके बाद ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का, ठीक है, दोनों जो एक्सिस है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, कंप्लीट l का आधा, मतलब l/2। ठीक है, अब मुझे पता करना है आई ओ। अब आई ओ पता करना है तो मुझे यहाँ दो एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल दिख रही है। एक एक्सिस आपका सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस हमको पता है, तो मैं यूज कर सकता हूँ यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बनता है, आई नॉट इज इक्वल्स टू आई सी ओ एम m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो आई नॉट जैसे का वैसा, आई सी ओ एम हम लोग जानते हैं फॉर रॉड जब सेंटर से पास हो कितना बनता है, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस m इंटू डिस्टेंस हम लोग के पास में कितना है, l/2, इसका स्क्वायर कितना बन जाएगा, l/2 का स्क्वायर। आई नॉट इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर कितना बन गया 4, एलसीएम कितना बन जाएगा 12 के बराबर। ठीक है, तो ये तो पहली टर्म एम एल स्क्वायर जैसा का वैसा, इसको 12 बनाने के लिए आप यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना बन जाएगा 3 एम एल स्क्वायर। ओवरऑल सॉल्व करने पर आपको आई नॉट कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 4
ml स्क्वायर अपॉन में आपके पास 12, तो सिंप्लीफाई करने पर कितना आ जाएगा ml स्क्वायर बाय 3। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि एक रॉड के लिए जब एंड से पास होती है एक्सिस तो वैल्यू कितना आना चाहिए ml स्क्वायर बाय 3 आना चाहिए, जो कि यहाँ पर आ रही है। इसका मतलब हमने जो कॉन्सेप्ट यूज किया है वो सही है, और सेम कॉन्सेप्ट हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन था वहां पर भी यूज किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 आइडेंटिकल थिन रॉड्स ईच ऑफ मास m and length l form a square frame. Moment of inertia of this frame about an axis through the center of the square and perpendicular to its plane is। तो 4 आइडेंटिकल थिन रॉड्स, हर एक का मास m, हर एक का लेंथ l, इसके हेल्प से हमने एक स्क्वायर फ्रेम फॉर्म किया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस फ्रेम का एक एक्सिस के अबाउट, जो कि सेंटर ऑफ स्क्वायर से पास हो रही है और प्लेन के ऊपर कैसी है, परपेंडिकुलर है। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सो डायग्राम बन जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये आपके पास हो गई 4 रॉड्स, ये 1 2 3 और 4, इनके हेल्प से हमने फॉर्म किया एक स्क्वायर फ्रेम। हर एक रॉड का मास m है, हर एक रॉड का लेंथ l है। इसके अलावा जो एक्सिस है वो इस स्क्वायर के सेंटर से पास हो रही है, साथ ही में जो एक्सिस है वो प्लेन के ऊपर कैसी है, परपेंडिकुलर है, मतलब इसके अंदर से होकर जा रही है। ठीक है, z एक्सिस के अलोंग। अब मुझे निकालना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमने जो पिछला कॉन्सेप्ट यूज किया था ना, मैं सेम कॉन्सेप्ट इस बार भी यूज करूंगा। ठीक है, सो हमने कंसिडर किया यहाँ का एक रॉड, तो मैंने ये इस तरीके से एक रॉड उठा लिया, इस रॉड को मैंने यहाँ वापस ड्रॉ किया। ठीक है, इस रॉड का कुछ ना कुछ सेंटर होगा, तो ये हो गया उसका सेंटर ऑफ मास। इस रॉड के थोड़ा नीचे में O पॉइंट है, इस रॉड के थोड़ा नीचे में O पॉइंट है। इस O पॉइंट से हम लोगों की एक्सिस पास हो रही है, इस O पॉइंट से हम लोगों की एक्सिस पास हो रही है, और इस O पॉइंट के अबाउट मुझे क्या चाहिए, इस O पॉइंट के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। ठीक है, तो ऐसा एक रॉड के लिए, फिर ये दूसरी रॉड, तीसरी रॉड और चौथी रॉड, मतलब यहाँ से जो भी आंसर आएगा अगर मैं उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे कंप्लीट इस स्क्वायर फ्रेम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। ठीक है, फिर एक बार देखिए, मैंने क्या किया कि यहाँ से एक रॉड उठाया, ये रॉड मैंने वापस रीड्रॉ किया। ठीक है, इस रॉड के थोड़ा नीचे कौन है, इस रॉड के थोड़ा नीचे O पॉइंट है। इस O पॉइंट से क्या हो रही है, एक एक्सिस अलोंग द Z एक्सिस, मतलब प्लेन पर परपेंडिकुलर क्या हो रही है, पास हो रही है। मुझे इसके अबाउट क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब अगर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो मैं डायरेक्टली नहीं निकाल सकता, इसके लिए मैं यूज करूंगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसलिए मैंने क्या किया कि इस रॉड के सेंटर से भी क्या किया, एक और एक्सिस पास करवाया। अब इन दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम लोग जानते हैं कितना हो जाएगा। हम लोग जानते कि यहाँ पर जो दिया हुआ था आपके पास में कंप्लीट लेंथ स्क्वायर का वो L था, तो इसका यहाँ से लेके यहाँ, सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस तो L का आधा कितना बन जाएगा, L/2। मतलब यहाँ से जो एक्सिस पास हो रही है और यहाँ से जो एक्सिस पास हो रही है, दोनों एक्सिस के बीच का, यहाँ से जो एक्सिस पास हो रही है और यहाँ से जो एक्सिस पास हो रही है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आना चाहिए वो डिस्टेंस कितना आना चाहिए, L/2 आना चाहिए। ठीक है, तो बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I0 इज इक्वल्स टू ICOM प्लस m इंटू डी का स्क्वायर। ठीक है, रॉड के लिए सेंटर ऑफ मास से जब एक्सिस पास हो और प्लेन पर परपेंडिकुलर हो तो उसका वैल्यू बन जाता है ml स्क्वायर बाई 12, m जैसे का वैसा। यहाँ पर अगर हम लोग लेंथ चेक करते, ठीक है, अगर हम लोग दोनों एक्सिस के बीच का लेंथ चेक करते कितना है, L/2, उसका स्क्वायर कितना बन जाएगा, L स्क्वायर बाई 4। अगेन हम लोग जानते हैं LCM कितना बनने वाला है, LCM बनने वाला है यहाँ पर कितना, 12। तो ये तो ऑलरेडी 12 था, इसको मैं जैसा का वैसा लिख रहा हूँ, बट इसको 12 बनाने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ से 3 मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 3ml स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने पर ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा 4ml स्क्वायर अपॉन में 12। सिंप्लीफाई करने पर IO का वैल्यू कितना बनेगा, ये बनेगा ml स्क्वायर अपॉन में 3।
बट ये फाइनल आंसर नहीं होगा। अगर मुझे फाइनल आंसर चाहिए तो ऐसे तो ये एक ही रॉड हुई ना, एक रॉड जो है आपकी यहाँ पर आएगी, एक रॉड यहाँ पर आएगी और एक रॉड यहाँ पर आएगी, तब जाके पूरा स्क्वायर फ्रेम कंप्लीट होगा। तो जो भी आपका आंसर एक बार में आए उसको आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक है। सो जो फाइनल आंसर आपके पास बनना चाहिए IO फॉर 4 रॉड्स, ये किसके लिए आया था, ये आया था फॉर 1 रॉड, ठीक है। तो ये आपके पास जो भी वैल्यू आ रही है ml²/3, इसको मल्टीप्लाई आप करोगे 4 से, तो फाइनल आंसर आपके पास कितना बन जाएगा 4ml²/3। तो 4ml²/3 वाला कोई ऑप्शन है, तो 4ml²/3 वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जो कि रहेगा आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फाइंड किया एक स्क्वायर फ्रेम के लिए। इसके लिए आपके पास कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ करना है, किसी भी एक रॉड को उठाओ, उसके थोड़ा नीचे हम लोग जहाँ से ड्रॉ हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो एक्सिस ड्रॉ करो। अब यहाँ से सिंगल एक्सिस अगर रहता है तो पॉसिबल नहीं है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, इसलिए हमने क्या किया कि एक और एक्सिस कहाँ से पास करवाया, इस सेंटर ऑफ मास से हमने पास करवाया। उसके बाद हमने क्या यूज़ किया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और उसके बाद जो भी आंसर आया उसको ना 4 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पर सिंगल एक ही रॉड नहीं है, यहाँ पर 4 रॉड है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में हम लोग सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो पिछले बार आपके पास जो दिया था स्क्वायर फ्रेम था, इस बार आपके पास में ट्रायंगुलर फ्रेम है। हर एक इस ट्रायंगुलर फ्रेम को हमने 3 रॉड से बनाया है। हर एक रॉड का जो मास है वो है m, और हर एक रॉड का जो लेंथ है वो कितना है, l है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपका अगेन सेम ही रहेगा। हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक रॉड को यहाँ से उठाएंगे। मान लो मैंने ये रॉड को उठाया, ये इसका क्या बन गया, सेंटर ऑफ मास। अब यहाँ से मैं अगेन क्या करूँगा, एक एक्सिस को ऐसे ही पास करवाऊँगा, ठीक है। अब जब मैं यहाँ से एक्सिस को पास करवाऊँगा इस तरीके से, तो मैं जानता हूँ यहाँ पर कि जो पिछले बार मैंने कॉन्सेप्ट यूज़ किया था सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर अगेन यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। ये हम लोग के पास बन गया रॉड, सॉरी ये एक्सिस जो कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। अब यहाँ पर क्या हो गया, आपके पास आ गई 2 रॉड्स, दोनों 2 एक्सिस। एक आपका कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से, और एक आपका कहाँ से पास हो रहा है, ये आपका पास हो रहा है इस पूरे फ्रेम के सेंटर से। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, तो उस डिस्टेंस को निकालने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस दी है विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास बेसिकली एक टाइप का इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये डिस्टेंस डी आपको निकालना है। एक बार आपको डिस्टेंस डी मिल जाए तो कंप्लीट, अगर आपको IO निकालना है तो आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ICOM प्लस m इंटू डी का स्क्वायर। और जो भी आपके पास में आंसर आएगा, इस आंसर को हम लोग मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, हम लोग मल्टीप्लाई इसको करेंगे 3 से, ठीक है। तब जाके आपके पास में ये कंप्लीट आंसर बन जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका पिछला जो था वैसा ही है। अगेन हम लोग को जो है IO के अबाउट निकालना है। ICOM से हमने एक्स्ट्रा में एक एक्सिस कंसीडर किया, दोनों के बीच का डिस्टेंस d हम लोग निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पहले एक रॉड के लिए निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, उसको मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे 3 से, सो दैट कि हमको कंप्लीट इस ट्रायंगुलर फ्रेम के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसको एक बार ट्राई करेंगे। और आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला जो लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन से स्टार्ट करेंगे और साथ में और भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है।